साथियों, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बादल सिंह बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन में लुम्बिनी नेपाल पधार हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूरे भारत से लुम्बिनी नेपाल में 350 के लगभग साथी राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित हुए। ये साथी भारत के 19 राज्यों से उपस्थित हुए थे और हमारे राज्यों में जो साथी काम कर रहे हैं उनकी अगुवाई में ये साथी उनके नेतृत्व में लुम्बिनी पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्मप्रकाश भारती साहब और पूर्व विधायक राजाराम आनंद साहब की अनुयायी में उत्तर प्रदेश के साथी इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 15वें अधिवेशन में उपस्थित हुए थे। मध्य प्रदेश के संयोजक डीपी गोलिया जी की उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में साथी राष्ट्रीय अधिवेशन में लुम्बिनी उपस्थित हुए। हरियाणा से आज़ाद सिंह बौद्ध जी और उनके साथियों के साथ साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। दिल्ली से गौरी प्रसाद उपासक जी, एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी, उनके नेतृत्व में यहाँ काफ़ी संख्या में साथी उपस्थित हुए। हिमाचल प्रदेश से डीपी चंद्रा जी की उपस्थिति में, जम्मू कश्मीर से तुलसीदास लंगे जी की उपस्थिति में, उड़ीसा से नेपाल टांडेश्वर साहब के नेतृत्व में उपस्थित हुए साथी, आंध्र प्रदेश से सी रमेश जी की उपस्थिति में, छत्तीसगढ़ से विजय बोध साहब की नेतृत्व में उपस्थित हुए साथी, बिहार से के बोध साहब के नेतृत्व में साथी बहुत सारे उपस्थित हुए, पंजाब से एडवोकेट तेजेंद्र बद्दन साहब की उपस्थिति में नेतृत्व में उपस्थित हुए साथी, गुजरात से खेमचंद सोलंकी साहब, गुणवंत सुमरा साहब, BM पटेल साहब की नेतृत्व में साथी काफ़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अंडमान निकोबार से बहन सुनीता बौद्ध जी, राहुल बौद्ध जी की उपस्थिति में साथी उपस्थित हुए। महाराष्ट्र से शेषराव घावंडे साहब, शुद्धोधन बड़बड़े साहब, इनकी उपस्थिति में साथी उपस्थित हुए। उत्तराखंड से ऋषिपाल रवि साहब एवं इनकी टीम के नेतृत्व में यहाँ साथी उपस्थित हुए। पश्चिम बंगाल से इंजीनियर जोगिंदर नाथ सरकार के नेतृत्व में यहाँ साथी उपस्थित हुए। झारखंड से प्रदेश संयोजक राम प्रसाद बौद्ध जी के नेतृत्व में यहाँ साथी उपस्थित हुए। चंडीगढ़ से संदीप मुखारिया जी, बहुजन पत्रकार, इनकी उपस्थिति में साथी उपस्थित हुए। साथियों, इतने प्रदेशों के साथी मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से साथी काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ साथी ज़्यादा उत्साहित थे और यहाँ से बहुत से सारे साथी जाना चाह रहे थे, लेकिन संस्थापक जी के निर्देश अनुसार यहाँ से 30 साथियों को जाने की अनुमति थी। फिर भी 56 साथी वहाँ पहुँच चुके थे और 46 साथी साहब की अनुमति के बगैर ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश से 100 साथी उपस्थित हुए थे। 46 साथी साहब की अनुमति के बगैर ही इस कार्यक्रम में विशेष अनुरोध पर शामिल हुए थे। साथियों, मैं उपस्थित सभी साथियों का, उपस्थित सभी नेतृत्वकर्ताओं का, उपस्थित मोटिवेटर जो हमारे सचिव हैं, महासचिव हैं, महासचिवों में माननीय शेषराव घावंडे साहब, माननीय संघप्रिय कमलेश बोस साहब, माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, माननीय एडवोकेट तेजेंद्र बद्दन साहब, और हमारे छत्तीसगढ़ से विजय बोध साहब, ऋषिपाल रवि साहब जैसे महासचिव साथियों के नेतृत्व में यह साथी उपस्थित हुए। हमारे संस्था के उपाध्यक्ष माननीय MR प्रशांत साहब, इन्होंने संस्था के साथियों को भी मोटिवेट किया। महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन
अंजू बोस जी बिहार से उपस्थित हुई और महिलाओं को इन्होंने मोटिवेट किया। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो 15वां अधिवेशन हुआ, तो यहाँ पर इस संबंध में हमारे बहुजन मीडिया के जो पत्रकार कर्ण साथी आए थे, वह यह जानना चाह रहे थे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन लुम्बिनी में ही क्यों रखा गया, इसके पीछे का कारण क्या है। इसका पीछे का कारण मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि बुद्धिज्म में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धिज्म में सुनी सुनाई बातों पर या किसी की कही हुई बातों पर पूर्ण विश्वास नहीं करता। इसलिए बुद्धिज्म के जितने भी हमारे उपासक साथी हैं, पूरे भारत में किसी भी बैनर या किसी भी संस्था से जो साथी काम करते हैं, वो सबसे पहले हमारे पर्यटन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि पर्यटन से ही यहाँ के कार्यक्रमों में जो बातें रखी जाती हैं वह सभी साथियों के साक्ष्य में देखी जाती हैं। तो हम बुद्धिज्म को सच से साबित करने के लिए पर्यटन पर विशेष जोर देते हैं। जैसे ही हम बुद्ध का नाम लेते हैं तो समाज में बुद्ध की स्थिति एक भगवान और चमत्कारिक शक्ति के रूप में आमतौर पर साथियों के दिमाग में उपस्थित होती है। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वह इसलिए वहाँ रखा गया था कि बुद्ध जब तक सम्यक संबोधि को प्राप्त नहीं हुए थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे। और राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म जैसे प्रत्येक मानव जन्म लेता है, अपने माता पिता की वास्तविक संतान होता है, उसी प्रकार से सिद्धार्थ राजकुमार भी अपने माता पिता की वास्तविक संतान थे। और इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसकी कथाएं बौद्ध साहित्य में हमें मिल जाती हैं और बाबा साहब के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कृति बुद्ध और उनका धम्म, उसमें विस्तृत रूप से 2 भागों में हमें बुद्ध के बारे में पढ़ने को, बहुत सरल रूप से पढ़ने को मिल जाता है। पहले भाग में है बुद्ध और उनका वंश। बुद्ध कौन थे, भाई कौन से वंश, सिद्धार्थ राजकुमार कौन थे, भाई कौन से वंश के थे, भाई बुद्ध कैसे बने और उनकी शिक्षाएं क्या क्या थीं। ये मानव समाज के लिए क्यों लाभदायी हैं। मानव समाज के लिए इसलिए लाभदायक हैं क्योंकि ये सर्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं, सर्व कल्याणकारी हैं और आज तक प्रासंगिक भी हैं। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ, एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। जैसे प्रत्येक परिवार में एक सामान्य शिशु जन्म लेता है, एक सामान्य बच्चा जन्म लेता है, उसी प्रकार से सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म भी लुम्बिनी में हुआ। और जहाँ लुम्बिनी में एक छोटे से लिटिल बुद्धा की गोल्डन स्टैचू लगाई गई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बुद्ध का वास्तविक अस्तित्व उनके सम्यक संबोधि होने के बाद ही आया। उससे पूर्व किसी को पता नहीं था कि ये बुद्ध बनेंगे। उससे पहले राजा के राजकुमार थे और जैसे सब राजकुमार होते थे उसी प्रकार से राजकुमार थे। तो बचपन से ही उनका बुद्ध के रूप में प्रतिमा या फोटो दिखाना ये बुद्धिज्म के विरुद्ध है। ऐसा बुद्ध ने खुद कहा है कि किसी के द्वारा कही हुई बात को तब तक सही न माने जब तक वह तर्क की कसौटी पर खरा ना उतरे। तो जो लुम्बिनी में एक छोटी सी लिटिल बुद्धा की स्टैचू लगाई गई है, वह बुद्ध के विचारों के विपरीत सी महसूस होती है, क्योंकि छोटे में जब उन्होंने जन्म लिया था और 35 वर्ष की आयु तक वह एक सामान्य मनुष्य थे, बुद्ध नहीं थे। तो 35 वर्ष की आयु के बाद जब वो अपने युवा अवस्था में थे तब वह बुद्ध बने। तो उस समय की अगर स्टैचू लगी होती है तो हम मान लेते हैं कि ये बुद्ध की स्टैचू हो सकती है। और छोटे से ही उनको बुद्ध घोषित करना कहीं ना कहीं बुद्ध के वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं छेड़खान
इतिहासकारों ने की गई है, चाहे वह मूर्तियाँ हों, चाहे वह उनके शिक्षाएँ हों, चाहे वह उनके स्थल हों। प्रारंभ से ही बुद्ध के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है और जिस प्रकार से बुद्ध का अस्तित्व, बुद्ध की शिक्षाएं समाज में जानी चाहिए थी, उस प्रकार से बुद्ध की शिक्षाएं समाज में नहीं पहुंच पाई। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यही उद्देश्य था कि प्रत्येक मानव में बुद्धिज्म को प्राप्त करने की क्षमता आज भी है। अगर वह त्रिशरण, पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताओं को पूर्ण करता है तो वह आज भी बोधिसत्व हो सकता है। बाबा साहब ने इनकी सभी बातों को जो बुद्धिज्म की आधार हैं उनको पूरा करके बताया था, पूरा किया था। इसलिए उनको बाद में भिक्खु संघ द्वारा बोधिसत्व की उपाधि दी गई, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा जो गुण था वह था शीलगंध। शीलगंध ही उनका मुख्य शिक्षा थी, जिसकी गंध, शीलों की गंध पूरे विश्व में फैली चली गई। को किसी भी प्रकार की गंध होती है वह हवा के साथ और हवा के भाव के तरफ मुड़ती है और उसके साथ जहाँ तक हवा का भाव होता है वहाँ तक वह गंध जाती है। लेकिन शील की गंध एक ऐसी होती है जो जितनी दिशाएं साथी मानते हैं, 4 दिशाएं, 8 दिशाएं, 10 दिशाएं, उन सभी दिशाओं में शील की गंध जाती है। तो बुद्ध की शिक्षाओं की गंध शील की गंध थी जो वास्तविक रूप से पूरे विश्व में चली गई। तो इस शिक्षा से, इस गंध से किसको हानि होती है? उन लोगों के द्वारा इस गंध से, उनकी शिक्षाओं से, उनकी उपदेशों से जिनको हानि हो रही थी, उन लोगों ने इसको बाद में मिलावट की और इनको समाज में स्थापित नहीं होने दिया। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये उद्देश्य था कि वास्तविक रूप से हम जाकर यह देखें कि बुद्ध भी सामान्य तौर पर जैसे अन्य बच्चे जन्म लेते हैं उसी प्रकार से बुद्ध ने भी अपने माँ बाप से जन्म लिया था और बाद में जो सभी स्तर जो बुद्ध बनने के होते हैं उस स्तरों को पूर्ण किया और वह सम्यक संबोधि कहलाए। और मानवों के ऊपर जो एक संकट था, अंधविश्वास का संकट था, उस संकट से बुद्ध ने मानवों को उबारा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है कि बुद्धिज्म के जितने भी स्थान हैं उन सभी स्थानों को सभी भारत के जो बुद्ध अनुयायी हैं, अंबेडकर अनुयायी हैं, अंबेडकरवाद की सही व्याख्या के अनुसार उन पर्यटन स्थलों को जरूर देखें। पर्यटन स्थल पर जाकर आपको वास्तविक इतिहास का पता लगता है। इतिहास जो समाज नहीं जानता वह अपने गुलामी के ओर धकेला जाता है, ज़बरदस्ती धकेला जाता है, क्योंकि उनको इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं होता है। और जिन साथियों को इतिहास का पता होता है वह साथी पर्यटन पर जाकर जो संग्रहालय होते हैं, संग्रहालय में जिन जिन स्टेचुओं पर कौन कौन से समय में कौन कौन सी मूर्ति अस्तित्व में आई उनका इतिहास रहता है, तो उससे पता लग जाता है कि कौन सी स्टेचू पहले की है और कौन सी स्टेचू बाद की है। तो बाद की जैसे जैसे स्टेचू अस्तित्व में आती गई वह स्टेचुओं को समाज में स्वीकार लोग करते चले गए और उनकी शिक्षाओं को भी ग्रहण करते चले गए। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हर समय लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। इसलिए यहाँ पूरे देश से आकर भारत के लोगों ने विदेश में जाकर नेपाल में बुद्ध की शिक्षाओं का 5 दिन अध्ययन किया और अध्ययन के बाद सभी लोग अति प्रसन्न होकर भारत की ओर लौट चुके हैं। मैं सकुशल भारत लौट जाने पर सभी साथियों को हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भविष्य में आशा करता हूँ कि आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अनुसरण पर हमारा साथ देते रहेंगे। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आपका मार्गदर्शन आपके सहयोग से करते रहेंगे, क्योंकि मार्गदर्शन की टीम का होना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि समाज किसी भी सिद्धांत को नहीं जीता, समाज मात्र बुद्धिजीवी वर्ग का अनुसरण करता है।
तो भारत में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे भाई किसी संस्था के हों, किसी बैनर के हों, किसी समाज के हों, किसी भी संस्था के, अब उसको ईश्वर को मानने वाले हों, अगर वो वास्तविक रूप से मानवों के हितकारी हैं तो समाज का सही मार्गदर्शन करें। समाज का में जो फॉर्मेट नफरत का चलता है, उस नफरत के फॉर्मेट से समाज को बचाएं। जो घृणा फैली हुई है आपस में, उस घृणा को बचाएं। और विश्व शांति के लिए मैत्री भाव होना जरूरी है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नेपाल में जाकर भारत मैत्री के रूप में ये 15वां राष्ट्रीय संपन्न हुआ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।